हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक सब्जेक्ट दैट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल अलग अलग एस्पेक्ट्स से पूछे जाते हैं। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में खास करके इसके वेटेज की हम बात करना चाहेंगे कि क्या वेटेज होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज होता है वो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। लास्ट 3 इयर्स की मैं बात करूंगा, पास्ट 3 इयर्स में देखा गया है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग से 10 से 13 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ये उतने ही ऑब्जेक्टिव्स हैं जितना कि आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सब से आते हैं। ये उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी कारण ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर स्टेट पीएससीज की बात करें, जैसे हम लोगों ने पेपर देखे यूपी पीएससी पिछले वाले, उसके बाद एमपी पीएससी का पेपर था, तेलंगाना पीएससी का था। हर जगह पे इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें, वही पास्ट 3 इयर्स का जो मेंस का है, तो मेंस की बात करें तो अराउंड 30 से लेकर के 45 मार्क्स देखा गया है। ये पिछले पास्ट 3 इयर्स में 30 से लेकर 45 नंबर। तो मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में इसका वेटेज अच्छा है। सिलेक्शन फाइनल करवाने के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा टॉपिक है और ये टॉपिक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए पिकअप कर लिया क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट नहीं भी जानते हैं तब भी इरिगेशन इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया जा सकता है। तो हम लोग हर साल ऐसी कुछ बैचेस होती हैं जो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट भी कर देते हैं। इनफैक्ट यहाँ से इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स यूज्ड टू हो जाते हैं कैलकुलेशंस से। सिंपल कैलकुलेशंस, थोड़ा बहुत जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है वो चीज़ें, इनफैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थोड़े बहुत बेसिक्स वो भी यहाँ पे हम सीख जाते हैं। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट जो है ना काफ़ी अच्छा होता है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर्स। सो गेट की अगर मैं बात करूँ तो गेट में इसका वेटेज अराउंड 3 to 4 मार्क्स होता है हर साल। 3 से लेकर के 4 नंबर का आता है गेट में। अब मैं अगर बात करूँ इसकी बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशो इस सब्जेक्ट की, तो ये जो है बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो समय इन्वेस्ट करते हैं इरिगेशन में वो होते हैं अराउंड 40 आवर्स, लेकिन इससे जो हमें बेनिफिट मिलता है एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से इसका बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए, तो पहले मैं भी डिस्कस करूँगा जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया आपके लिए। मैंने पूरी कोशिश कर रखी है कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोई भी एक भी टर्म, एक भी टॉपिक छूटने ना पाए, क्योंकि अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तभी जाके हम इंश्योर हो पाएंगे कि एग्ज़ाम में जो आएगा वो अपने से बनेगा। तो हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए, 100% सिलेबस करना चाहिए। हाँ, सिलेबस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 100% सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रेगुलर क्लास है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्लासरूम पूरी भरी हुई है, बैठे हुए हैं सारे बच्चे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल है ऐसा अज्यूम करना, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस पूरे कोर्स को आप कैसे देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स पहले बता दूँ। पहले बहुत ही क्लियर हो जाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका पहला सब्जेक्ट है। डूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डूज़ की अगर मैं बात करूँ क्या क्या आपको करना है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा, जैसे मैं क्लास में समझाता हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि क्लास ही चल रही है, जैसे मैं समझाता हूँ पहले मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो यू विल राइट एवरीथिंग बट आफ्टर लिसनिंग प्रॉपरली, ठीक है। सुनने के साथ साथ लिखते मत जाइए, आप पहले सुन लीजिए ध्यान से। क्लास में भी मैं यही कहता हूँ कि पहले चुपचाप सुन लो, अच्छे से सुन लो, उसके बाद फिर लिखने का मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, तो फिर लिख लेना,
ठीक है। तो आप तो वीडियो को पॉज करके सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो, पहले आप ध्यान से सुन लो। उसके अलावा मैं डिक्टेट भी करूंगा चीज़ों को, जब जैसे जैसे कुछ थ्योरी पोर्शन आएगा तो मैं डिक्टेट करते जाऊंगा, उसी स्पीड में डिक्टेट करूंगा जिस स्पीड में क्लास में करता हूँ, ठीक है। एक मीडियम स्पीड होती है कि एक एवरेज जो लिखने वाला जो स्टूडेंट होता है वो लिख सके। जो बहुत धीरे लिखते हैं या बहुत तेज़ लिखते हैं उनको नहीं, हम एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं। उस एवरेज स्पीड पे हम लिखवा भी देंगे, आपको डिक्टेशन करवा देंगे। तो ये आपका डू है पहला। दूसरा डू है आपका, जो आपको करना है वो ये है कि आपको वर्कबुक अपने साथ में रखनी है। वर्कबुक अपने साथ में रखनी है। हम वर्कबुक का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, वर्कबुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कबुक में मैंने जो क्वेश्चन दी है, मैंने मेक श्योर किया है कि कोई भी चीज़ छूटे ना उसमें, ठीक है। तो ऐसे में वर्कबुक में ही आप अगर पूरा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग के सारे टर्म्स हो जाते हैं। तो सिलेबस अपने को पूरा करना है, जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें मेरे से कोई पूछना नहीं कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके सिलेबस में है सब इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक भी चीज़ पूछना नहीं मेरे से, कहीं पर भी कोई ग्रुप वुप बनाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं पूछना इसमें इंपॉर्टेंट बताइए, ये करिए वो करिए। तो ये आपका जो है ये एक डोंट है। ये क्या है? ये आपका डोंट है ना। डोंट ये कि आपको ये जो नहीं करना है। आस्किंग फॉर इम्पॉर्टेंट, आस्किंग फॉर इम्पॉर्टेंट, भाई समझ जाओ जो पढ़ा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस में सब इम्पॉर्टेंट है। एक एक नंबर के लिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। जब पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो आपका डोंट है वो ये है दूसरा, कि आप यहाँ पे ना हरी ना करें। यहाँ पे जो डोंट है मतलब हरी, जनरली हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे अभी हम लोग CTQ बना रहे हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का CTQ चल ही रहा है, तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे, हमको बैकएंड पे सारा डेटा मिलता है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को 1.25x पे देखेंगे, 1.5x पे देखेंगे। फीचर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यूज़ करना ही है। जब आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, हाँ आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, तीसरी दफ़ा देखेंगे, मान लो लेक्चर को दूसरी दफ़ा देखोगे, ठीक है, अगर ऑप्शन है तीसरी दफ़ा का तो तीसरी दफ़ा देख सकते हो, पता नहीं मेरे को कैसा है ऐप के अंदर, लेकिन आप तब उस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो टीचर की, कोई भी टीचर, मेरे बाद और भी टीचर्स आएंगे, तो कोई भी टीचर की नेचुरल स्पीड में आपको पढ़ना है। जो उनका नेचुरल तरीका है पढ़ाने का, जो उनका समझाने का तरीका है, वो उनका नेचुरल तरीका है, आप उस नेचुरल तरीके पे ही पढ़ेंगे। अगर आप ये हरी कर रहे हैं, बहुत जल्दी में है, आपको कहीं जाना है, बहुत कोई बुला रहा है, तो फिर वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। वो फीचर है, वो इसलिए फीचर दिया जाता है कि भाई चलो फीचर तो रहे ऐप के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार से ही वो फीचर भी यूज़ करने लगोगे, 2x पे वीडियो देखोगे। डोंट डू दैट, ठीक है, दैट्स अ सीवियर मिस्टेक यू आर गोइंग टू डू। तो मेरी तरफ से बड़े सिंपल डूज एंड डोंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। वर्कबुक करिएगा राइट आफ्टर लिसनिंग। डोंट आस्क फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्टडी एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग इट हियर, ठीक है। और डोंट हरी एट ऑल वाइल यू आर डूइंग इस ऑनलाइन। डोंट हरी, बी पेशेंट, पेशेंस डेवलप करो खुद में, हर चीज़ को ध्यान से सुनो, एब्जॉर्ब करो कि हाँ भाई, खुद से पूछो कि हाँ मेरे को समझ में आ गया कि नहीं आया। समझ में आ गया, अच्छे से खुद से सेटिस्फाइंग आंसर मिले, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या है जो हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। So my name is Sagar Dodeja. I am associated with MADEZ from the past 6+ years, 6 साल पूरे हो गए, and also I'm an ex-IAS officer. उसके साथ साथ मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए थे अपने टाइम पे, CGPSC में मेरा फर्स्ट रैंक था, और इसके साथ साथ गेट में भी मेरा हमेशा से अंडर 50 रैंक रहा है। जब मैं कॉलेज के साथ गेट दिया था तब 227 था, बाद में 29 रैंक था। IIT बॉम्बे में था, IIT बॉम्बे में मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग में MTech किया। उसके साथ साथ मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्टिव लिया था मैंने। पहले सेमेस्टर में एनवायरमेंट, दूसरे सेमेस्टर में इरीगेशन, ऐसा था। हमको इलेक्टिव लेना पड़ता है, तो इलेक्टिव दो इलेक्टिव लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मैं 2 इलेक्टिव में एक सिविल का सब्जेक्ट चुना था, लेना पड़ता है मतलब एक सिविल का लेना पड़ता है, तो आई चोज दिस इरीगेशन इंजीनियरिंग 1 एंड द सेकंड वन वाज साइकोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब I got to know these things in very much depth because I dedicatedly studied just one subject in the college, for 6 months, and I have been teaching that for the past 6+ years. So इसी कारण आप बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा नाम है सागर डोडेजा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में
कोर्स स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, हमने कैसे डिज़ाइन किया है कोर्स को ताकि हर चीज़ कवर हो जाए। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तीसरा चैप्टर है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। चौथा चैप्टर है कैनाल इरिगेशन। पांचवा है एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। छठवां है थ्योरीज ऑफ सीपेज। सातवां है रिवर ट्रेनिंग एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स। आठवां है कन्वेयंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कैनाल्स एंड नाइन्थ है डैम्स, स्पिलवेज एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। इन सारे लेक्चर्स के थोड़ा सा हम डेप्थ में जाते हैं, इन सारे चैप्टर्स के डेप्थ में जाते हैं, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं इसमें, थोड़ा एक ओवरव्यू ले लीजिए। इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो हमारा पहला चैप्टर होगा, बेसिक चैप्टर, जिसको हम लोग अभी इस लेक्चर में स्टार्ट भी करेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इरिगेशन क्या होता है, हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन क्या होता है। मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम वो काम को इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोज शायद ज़्यादा होंगे, कॉन्स शायद कम होंगे, है ना। तो इसी वजह से हम लोग देखेंगे इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब जब पूरा सब्जेक्ट इरिगेशन पे बेस्ड है तो ऑब्वियस ही बात है एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, डिसएडवांटेजेस कुछ होंगे जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन, किन किन तरह के इरिगेशन होते हैं, कैसे डिफाइंड है, और किस तरह से इरिगेशन करते हैं, यानी कि टेक्निक्स या फिर मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड। किन किन तरह के इरिगेशन और किस तरह से इरिगेशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। उसके बाद हम आएंगे हमारे दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो होगा वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ये चैप्टर बेस बनाएगा आपका, फाउंडेशन बनाएगा आपका तीसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले। बहुत सारी किताबों में हमने देखा है कि ये जो पढ़ाने का जो तरीका होता है या जो चैप्टर्स का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, वाटर क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इन चीज़ों की बात बहुत बाद में करते हैं वो। लेकिन अगर आपको आपका मेन चैप्टर पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो कि है वाटर क्वालिटी, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, उसको पढ़ने से पहले वाटर क्वालिटी, वाटर लॉगिंग, इस सब को पहले समझना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहले हम सेकंड चैप्टर में ये पढ़ेंगे, क्या, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है दोस्तों जल भराव, मतलब पानी का किसी जगह पे भर जाना, जल भराव कहते हैं। तो वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में पहले क्यों होता है वाटर लॉगिंग, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वाटर लॉगिंग के। दूसरा सैलिनिटी इन सॉइल्स, मतलब सॉइल में जो सॉल्ट होता है, सॉइल में जो सॉल्ट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे, कैसे उसकी वजह से क्रॉप की यील्ड में जो है चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल बाय लीचिंग, एक प्रोसेस है लीचिंग जिससे हम लोग सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं। अगर किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट आ गया है तो इस प्रोसेस की मदद से उसको रिक्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो ये क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है दोस्तों, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर आवर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशंस। कहाँ के रिकमेंडेशन? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने पूरे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस क्वालिटी के पानी को हमें इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो नॉर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब सरफेस सिस्टम, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज टाइल ड्रेनेज सिस्टम, ये देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मैंने बात की आपसे कि 10 से 13 ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में देखे जाते हैं, उन 10 से 13 में दोस्तों 40% आप मान सकते हो कि एक ही चैप्टर से होता है। मतलब है हमारे पास 9 चैप्टर, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि 10 से 13 में से 4-5 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर में से आपको दिखाई पड़ेंगे और बाकी जो बचे हुए कुछ चैप्टर्स से बाकी सवाल दिखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरिगेशन किया ही इसलिए जा रहा है कि क्रॉप की ग्रोथ हो सके। अदरवाइज़ अगर क्रॉप के लिए पानी सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो इरिगेशन करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसी कारण ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आपको रटनी है सिवाय कुछ डेफिनेशंस के, सिवाय कुछ डेफिनेशंस के। आपको कोई फार्मूले वार्मूले कोई एम्पेरिकल नहीं है, सब कुछ डिराइव हो जाता है।
कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके जो हम लोग देखेंगे। तो ये हर चीज़ यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल है। इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे कि GCA, CCA, बेस पीरियड, डेल्टा, ड्यूटी, इन सब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। दूसरा, सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है और इरिगेशन कितना करना है, तो सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इरिगेशन की एफिशिएंसीज, बहुत सारी एफिशिएंसीज होती हैं इरिगेशन की, उसको देखेंगे। इसके बाद थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज़ या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन, ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्रॉपिंग पैटर्न हमारी कंट्री में हज़ारों सालों से जो फार्मर्स ने किसी किसी जगह पर कुछ एक पर्टिकुलर, हमें पता है ना कि ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है, ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है, हमें पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो ये कैसे हुआ है इवॉल्व? ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन दैट एरिया। तो वो हमारे कंट्री में किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप हुआ है वो हम समझेंगे, क्या क्या सीजन्स होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड वो देखेंगे। उसके बाद मेथड्स टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज़, कैसे कंजम्पटिव यूज़ निकलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी हमारे थर्ड चैप्टर में। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे चौथे चैप्टर में, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स का डिज़ाइन, नहर कैनाल का डिज़ाइन, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ कैनाल। इसमें अनलाइंड कैनाल्स की बात करेंगे, लाइंड कैनाल्स की बात करेंगे। अनलाइंड कैनाल्स को डिज़ाइन करते हैं हम लोग कैनेडीज़ या फिर लेसीज थ्योरी से, कैनेडीज़ या फिर लेसीज थ्योरी से, तो वो देखेंगे यहाँ पर। और डिज़ाइन ऑफ लाइंड कैनाल्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे IS कोड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लाइंड कैनाल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे IS 10430 ऑफ 2000, ठीक है। इसके बाद एक पहले हुआ करता था IS 4347 करके, तो उसको नहीं करना है अभी यूज़, वो आउटडेटेड हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय IS 10430। तो कुछ लोग पुराना IS कोड देखते हैं 1968 वाला, वो मत देखिएगा, ठीक है। उसके बाद IS 7112 ऑफ 1973 डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल्स, वो देखेंगे। तो सब IS कोड में बताऊँगा कौन कौन से हैं। फिर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय शील्ड्स थ्योरी, तो यहाँ पे शील्ड्स थ्योरी की बात करेंगे। और उसके साथ साथ शील्ड थ्योरी की कुछ इक्वेशंस हैं, उनके बारे में न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। पांचवा चैप्टर जो है, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसमें भी कुछ खास रटने वाली चीज़ें होती नहीं है, एक बार समझ गए तो समझ गए, इस तरह का चैप्टर है। दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। देखिए, डैम्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है, सारे डैम्स के बारे में, लेकिन जो हमारे सिलेबस में सबसे डेप्थ में पढ़ना है हमको, जिसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, वो है हमारा ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का सबसे पहले एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन समझेंगे, उसके बाद उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ग्रेविटी डैम में वो समझेंगे, उनको निकालने का तरीका न्यूमेरिकली। फिर मोड्स ऑफ फेलियर, कौन कौन से मोड्स ऑफ फेलियर होते हैं ग्रेविटी डैम के, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ग्रेविटी डैम में क्या होते हैं, और लास्टली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार इससे क्वेश्चन देखा ही जाता है इंजीनियरिंग रिसर्च में भी, और गेट में तो आप ये मान के चलो ग्रेविटी डैम चैप्टर उठा के देखो पास्ट ईयर पेपर, ग्रेविटी डैम चैप्टर में 90% क्वेश्चन बस यहीं से, एलिमेंट्री प्रोफाइल से। ग्रेविटी डैम चैप्टर में 90% क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री प्रोफाइल से ही है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है और ये बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव्स में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि हमारा 6th चैप्टर होगा, कन्वेयंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स इन कैनाल्स। अच्छा, 6th चैप्टर हमारा थ्योरीज ऑफ सीपेज है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीपेज बिलो फाउंडेशन ऑफ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ फेलियर बाय सीपेज, थ्योरीज ऑफ सीपेज सच एज ब्लाइस क्रीप थ्योरी, खोसलास थ्योरी, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, ये सब थ्योरीज यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सीपेज की कुछ थ्योरीज हमको प्रोवाइड की हैं, तो इन थ्योरीज ऑफ सीपेज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कन्वेयंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स इन कैनाल्स। तो ये हमने पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस कर रखे हैं, इसमें कुछ आपको नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और हमने क्या किया है, लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं 7th, 8th और 9th, कन्वेयंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कैनाल्स, रिवर ट्रेनिंग एंड रिवर प्रोटेक्शन वर्क्स एंड डैम्स, स्पिलवेज एंड एनर्जी डिसिपेटर्स, ये जो है हम लोग इसमें डायग्राम्स बहुत होते हैं 2D 3D, कुछ वीडियोज़ भी आती हैं इसमें, ठीक है, जैसे मीएंडरिंग वगैरह की वीडियो होती है, डैम्स वगैरह की वीडियो होती है, स्पिलवेज की वीडियोज़ होती हैं। तो इसीलिए हम इन 3 जो चैप्टर्स को, लास्ट वाले चैप्टर्स को PPT के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में से हम लोग जो जो क्वेश्चंस बना सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम्स वीडियोस बहुत हैं इसमें, तो इंटरैक्टिव वे में इसको हम लोग पूरा डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। तो लास्ट के 3 चैप्टर्स, और जहाँ जहाँ पे भी, जैसे अभी ये भी PPT आप देख रहे हो, तो ये PPT भी आप तक के पहुँच जाएगी, आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगी, यू कैन सी दिस ऑल्सो, ठीक है।
ऑल राइट, तो ये हो गया कन्वेंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कैनाल्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कन्वेंस स्ट्रक्चर्स थ्रू ऑब्स्ट्रक्शंस, देयर विल बी सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस थ्रू विच द कैनाल हैज़ टू पास, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स और सीडी स्ट्रक्चर्स और सीडी वर्क्स कहते हैं, ट्रांजिशंस इन क्रॉस सेक्शंस, ट्रांजिशंस जैसे मित्राज हाइपरबॉलिक ट्रांजिशन, चतुर्वेदी सेमी क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन, ये दो तरह के ट्रांजिशन पढ़ेंगे। कैनाल रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर सच एज कैनाल फॉल्स, कैनाल एस्केप्स, कैनाल रेगुलेटर्स, जिसमें क्या आता है हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर। उसके बाद थ्योरी ऑफ आउटलेट्स या फिर मॉड्यूल्स। आउटलेट एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखनी है और उसके की डिज़ाइन एस्पेक्ट्स देखने हैं आउटलेट के। आउटलेट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद है 8th, दैट इज़ रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपको अभी से पता रहेगा ना क्या क्या टर्म्स हैं, तो जब वो टर्म्स आएंगी तो आपका दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने सुन रखी हैं। इसी कारण मैं इसको बोल बोल के बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही टर्म्स को, ठीक है। इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ क्विक लुक थ्रू अ बुक। जैसे इरिगेशन की बुक आप खरीदोगे तो आप एक क्विक लुक लोगे ना इंडेक्स पे, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, है ना। जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको दिमाग में आएगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग, types of river training structure such as groins, divide wall, guide banks, marginal bunds, etc. Meandering of rivers, Lacey's scar depth concept, लेसी का एक कॉन्सेप्ट था, लेसी का स्कार डेप्थ का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। और लॉन्चिंग एप्रन एज अ रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क। लॉन्चिंग एप्रन देखेंगे क्या होता है, रिवर की बैंक को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रिवर के बैंक जो होते हैं ना दोनों साइड, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो कैसे होता है वो देखेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर होगा डैम्स, स्पिलवेज एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। इसमें हम हर तरह का डैम देखेंगे। अभी तो हम लोग ग्रेविटी डैम देखे थे 5th चैप्टर में, उसके बाद फिर हम लोग 9th चैप्टर में आने के बाद और भी तरह के डैम देखेंगे ग्रेविटी डैम के अलावा, जैसे आर्च डैम, डबल आर्च डैम, बटरस डैम, अर्दन डैम, अर्थ एंड रॉकफिल टाइप ऑफ डैम, ठीक है। इन तरह के डैम्स को हम लोग समझेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ स्पिलवेज, जिसमें लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे ओगी स्पिलवे की, इक्वेशन के फॉर्म में एनालिसिस करेंगे साइफन या फिर सैडल साइफन स्पिलवे की। इन दोनों स्पिलवेज को बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस आल्सो। उसके अलावा शाफ्ट स्पिलवे और शूट एंड साइड चैनल स्पिलवे, फ्री ओवरफ्लो स्पिलवे, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी डिसिपेटर्स, एनर्जी डिसिपेटर्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, स्की जंप, बकेट टाइप एनर्जी डिसिपेटर, स्टिलिंग बेसिन टाइप एनर्जी डिसिपेटर, हॉरिजॉन्टल एप्रन, इंक्लाइंड एप्रन, ठीक है, वेरियस केसेस, टेल वाटर रेटिंग कर्व, जंप हाइट रेटिंग कर्व, टीआरसी और जेआरसी के बीच में रिलेशन, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ एनर्जी डिसिपेटर्स में वही सब रहेगा। तो these all things will be there in our irrigation engineering. I'll just come to this first one and tell you that ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन है, ठीक है, तो वो और मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसमें इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन वाला जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, जस्ट इंट्रो वाला पार्ट, ये हमारा रहेगा पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा रहेगा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। और ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, ये वाले 3 चैप्टर्स, ये भी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, मतलब आपको टोटल अभी जो इंट्रोडक्शन तो भी मैंने किया ही नहीं इरिगेशन का, जस्ट बताया हूँ कि इरिगेशन में क्या क्या करना है। तो ये वाला पीपीटी जो अभी चल रहा है वो, फिर इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन वाला पीपीटी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 आपको मिल जाएंगे। आपको इनसे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे लिखते जाऊँगा साइड में, तो आपको इससे रिलेटेड पहले से ही मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, आप समझ लो पहले से ही। जैसे मान लो लेक्चर नंबर 7 रिवर ट्रेनिंग एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स अभी आप देखने वाले हो, ठीक है, इससे पहले ही आपके पीडीएफ सेक्शन में ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप पीडीएफ अपलोड करने के बाद, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने के बाद, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को साथ साथ देखिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बोर्ड में कुछ लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इक्वेशंस बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ पीपीटी में नहीं लिख सकते, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप भी साइमल्टेनियसली अपने हैंडआउट में उसको लिखते चले जाएंगे। समझ गए बात? अपने हैंडआउट में उसको लिखते चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपका वही नोट्स भी बन जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। तो जो पीपीटी होंगे क्या करना है आपको उसका प्रिंट आउट पहले से निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल करके जो क्लास में मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो तो समझना ही है, उसके अलावा कुछ और भी लिखवा रहा हूँ तो वो भी आपको साइमल्टेनियसली उस हैंडआउट में लिख देना है, ठीक है।
तो ये रहा हमारा स्टार्ट ऑफ द कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन से। इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन में आते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे आ रहे, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन, राइट। अब ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो इस पीपीटी में आपको अभी इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन हम बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, और ये दूसरा पार्ट है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पार्ट 1 पीपीटी के माध्यम से करेंगे, और बाकी इसके लिए आपको सारे नोट्स मैं डिक्टेट करूंगा, समझाने के बाद आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले से ही मैं सब समझा दे रहा हूँ, फिर आप यूज टू हो जाइए इस फॉर्मेट से कि ऐसे आपको करना है, ठीक है। ऑल राइट, सबसे पहले देखिए आपके सामने है इरिगेशन की डेफिनेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन, अब अगर मान लो आप सामने होते तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछता इससे रिलेटेड, बट अभी चूंकि कोई है नहीं सामने तो अब क्या पूछे, अब सीधा मैं समझा ही सकता हूँ। सामने होते तो यहीं से मैं आपसे 4-5 अभी पहले से ही सवाल करता, सवाल से हम स्टार्ट करते। चलो कोई नहीं, कभी तो आओगे क्लास में। तो इरिगेशन देखो, इरिगेशन इज डिफाइंड एज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल throughout the crop period to assist in the production of crops. इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियली हम किसी पीस ऑफ लैंड पे पानी अप्लाई करते हैं थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड मतलब जब तक के क्रॉप फील्ड में है उसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। जब तक के फील्ड में क्रॉप है, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग मतलब बुआई से लेकर के कटाई, तो ये जो पूरा पीरियड है इसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड, ठीक। टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, टू असिस्ट, असिस्ट हुम, किसको असिस्ट करने की बात हो रही है? टू असिस्ट हुम, टू असिस्ट द रेनफॉल। अगर उस जगह की रेनफॉल एडिक्वेट होती, जस्ट सफिशिएंट होती, क्योंकि फार्मर्स ने क्या किया है बात समझिए। हमारे कंट्री में फार्मर्स ने, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रही है हमेशा से, तो हमारी कंट्री में फार्मर्स ने कई हज़ारों सालों से एक पैटर्न डेवलप किया है। जिस जगह पे जो रेनफॉल होती थी रेगुलरली, उस रेनफॉल के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि ये क्रॉप इस जगह पे बढ़िया ग्रो हो जा रहा है। तो मिट्टी और रेनफॉल, मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होती थी तो वहाँ पे वो एरियाज़ राइस को ग्रो करने के लिए यूज़ हो गए, क्योंकि राइस में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कुछ एरियाज़ जहाँ पर एरिड या सेमी एरिड कह सकता हूँ, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती थी, उन जगहों पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए जैसे कि मेज़ या मक्का होता है, वो कम पानी में ग्रो हो जाता है, तो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना वहाँ पे शुरू किए। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न जो कंट्री में डेवलप हुआ है, ये इटरेट कर करके डेवलप हुआ है। मतलब उन्होंने कर करके देखा, किसी फार्मर ने, समझो जब स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन में खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ होगा, तब किसी ने उसी जगह पे राइस उगाया होगा, उसी जगह पे किसी ने मक्का उगा दिया होगा, किसी ने वीट उगा दिया होगा, किसी की पैदावार अच्छी मिली होगी, किसी की ख़राब मिली होगी। तो फिर लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा इस जगह पे इस बंदे को राइस की पैदावार अच्छी मिल रही है, तो ऐसा करके सब ने फिर राइस ग्रो करना शुरू कर दिया। ऐसे करके वो जगह फेमस हो चली राइस के नाम से। अब ये हज़ारों सालों से पैटर्न फॉलो किया गया, लेकिन हुआ क्या, देखिए बात समझिए कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ डेकेड्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत चेंजेस आए हैं। खास करके 1960s में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूजली थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन यूएस, इन चाइना, वहाँ से बहुत सारा इनिशिएशन हो गया, क्लाइमेटिक चेंज वहाँ से होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रेनफॉल का बिहेवियर भी एर्राटिक हो गया। मतलब जैसे पहले रेनफॉल हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही है, और जहाँ जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं हो रही है। अब देख रहे हो कि राजस्थान के रेगिस्तानों में बरसात हो रही है, वेयर इट इज़ नॉट सपोज टू गो। वो रेगिस्तान का मतलब ये कि वहाँ बरसात नहीं होती, जहाँ चाहिए वहाँ गिर जाए। तो अब ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिन मौसम बरसात हो रही है, फसलें खराब हो जा रही हैं। तो अब बात समझिए कि कहीं पे जहाँ पे बरसात होती थी वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ नहीं होती थी वहाँ हो रही है। तो ऐसे में फार्मर्स क्या करें? तो वो बेचारे, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो एज एन इंजीनियर वी नो कि हाउ मच वाटर दे नीड, बिकॉज वी विल बी स्टडिंग दैट, एंड देन विल बी डिज़ाइनिंग आवर होल सिस्टम इन सच अ वे कि जहाँ पे पानी है, जिस कैचमेंट एरिया में एक्चुअली में पानी आ रहा है या फिर पानी है,
वहाँ से हम उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कैनाल्स वगैरह बनाएं और वहाँ तक पहुँचा दें। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है असिस्ट हुम, असिस्ट द रेनफॉल। तो जितनी रेनफॉल हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन फार्मर्स तो वहाँ पे बस चुके हैं और वो उनकी रोजी रोटी का जरिया है। तो हम वहाँ तक के अपनी जो है स्कीम, इरिगेशन स्कीम को वहाँ तक पहुँचाएँ, और इरिगेशन स्कीम को अगर वहाँ तक के पहुँचाएँगे तो पूरी इरिगेशन स्कीम उस जगह की इरिगेशन करने के बाद रेनफॉल अगर कम ज़्यादा भी हो जाती है तो भी वो मैनेजमेंट कर लेगी। ध्यान रखिएगा, इरिगेशन का एडवांटेज सिर्फ रेनफॉल को असिस्ट करना ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा जब रेनफॉल होती है, जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जल भराव हो जाता है, उसको हटाने का भी काम करती है इरिगेशन स्कीम्स। कैसे करती हैं अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, ठीक है। Irrigation water is supplied to supplement the water available from rainfall and groundwater. That is the second point. Irrigation water is supplied to supplement the water. It is as a supplement from मतलब पानी पहले से रेनफॉल और ग्राउंड से तो अवेलेबल है ही, उसके अलावे अगर हमको कुछ चाहिए तो वो हम इरिगेशन की मदद से कर देंगे। In many areas of the world, the amount and timing of the rainfall are not adequate to meet the moisture requirement of crops, as I told you just now. The pressure for survival and the need for additional food supplies are causing the rapid expansion of irrigation throughout the world. तो ये हमने डिस्कशन किया, राइट? इसके बाद देखते हैं, अब एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, व्हाई इरिगेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। वाटर विल बी आवर रिसोर्स थ्रू आउट इरीगेशन। पूरे इस इंजीनियरिंग में वाटर विल बी आवर रिसोर्स। तो आप इरीगेशन इंजीनियरिंग बोलिए या फिर आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बोलिए, एक ही बात होगी। इफ़ यू से वाटर रिसोर्स ऑल्सो, वाटर इज ट्रीटेड एज अ रिसोर्स। सो देखिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला एडवांटेज है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। दूसरा है एंश्योरिंग ऑप्टिमम ग्रोथ इन द फील्ड। मतलब मैं इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, पहले ओवरव्यू देख लो। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन मतलब जो फूड का प्रोडक्शन है उसमें बढ़त मिलेगी, आपको यील्ड अच्छी मिलेगी। अब एंश्योरिंग ऑप्टिमम ग्रोथ इन द फील्ड, वही बात है, अच्छी ग्रोथ मिलेगी फील्ड पे, फूड प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छी होगी फील्ड में। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट हो जाएगा, क्या होता है देखेंगे। जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। इनलैंड नेविगेशन मतलब लैंड टू लैंड, सरफेस टू सरफेस, बीच में कोई वाटर बॉडी है तो उसको यूज़ करके हम नेविगेट कर सकते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल मतलब बाढ़ से भी बचाएगा और सूखे से भी बचाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी बचाएगा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी ये बचाएगा, दोनों को बचाएगा। सॉइल का कंजर्वेशन करवाएगा, सॉइल कंजर्व होगा उस जगह का, वहीं पे रहेगा, इरोड नहीं होगा। आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो सकता है इससे। इंटर बेसिन ट्रांसफ़र, जैसे मान लो एक गंगा रिवर है, यमुना है, गंगा में बहाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, यमुना में कम है, गंगा में शायद बाढ़ आने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कैनाल बना के रखा है गंगा से यमुना को कनेक्ट करता हुआ, तो हम गंगा के पानी को यमुना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटर बेसिन ट्रांसफ़र। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई मतलब पीने के पानी के लिए मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ाऊंगा आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए अलग से थोड़ी पूरी कैनाल इरिगेशन स्कीम जो एक बन चुकी है, वाई नॉट हम लोग दोबारा ना बनाकर उसी को इक्विप कर दें पहले से ही, थोड़ा बेहतर वे में डिज़ाइन करके कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भी पानी को पहुंचा दे। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द सेम स्कीम। लेट अस डील विद दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहला, increase in the food production, increase in the food production. Exact quantity required can be supplied as different crops have different water requirements. बात समझिए, हर तरह के क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो अगर हमारे पास एक इरिगेशन स्कीम है तो हम हमारे क्रॉप को एग्जैक्ट जितना पानी चाहिए उतना पानी दे सकते हैं। तो एंड द सेम क्रॉप, अगर अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉप वही है लेकिन इट मे हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। क्यों? क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर मैं वही राइस की खेती छत्तीसगढ़ में और वही राइस की खेती एनसीआर रीजन में करूँगा
तो एनसीआर रीजन का टेम्परेचर डिफरेंट है, छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर डिफरेंट है। छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। तो अब ये इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। तो अब ये समझिए कि एक ही अगर क्रॉप है और अलग अलग प्लेसेस में है, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट भी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, जगह के हिसाब से भी चेंज कर सकती है, क्योंकि इवेपो ट्रांसपिरेशन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशंस इन क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सॉइल, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यूजफुल रेनफॉल और भी फैक्टर्स हैं एटसेट्रा। कितनी रेनफॉल हो रही है, अगर रेनफॉल मान लो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हो रही है तो शायद वहाँ पे पानी कम सप्लाई करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर रीजन में मान लो रेनफॉल कम हो रही है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग फैक्टर्स पे हमारा डिपेंडेंट होता है। तो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन व्हेन वी विल हैव अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू अवर इरिगेशन स्कीम। दूसरा, एंश्योरिंग ऑप्टिमम ग्रोथ इन द फील्ड। ऑप्टिमम ग्रोथ किसको बोलते हैं? ऑप्टिमम ग्रोथ उसको बोलते हैं जिससे करस्पॉन्डिंग यील्ड होती है मैक्सिमम। मतलब राइस का क्रॉप है, वो फुल्ली मैच्योर हो गया, अच्छे से हार्वेस्टिंग के दौरान हमें बहुत सारा राइस मिल रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्टिमम ग्रोथ हुआ फील्ड में। तो मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन, कब? मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन सफिशिएंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज सप्लाइड and the corresponding moisture content is called as optimum moisture content, OMC, optimum moisture content। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, सॉइल मैकेनिक्स का OMC और इरिगेशन इंजीनियरिंग का OMC डिफरेंट होता है दोस्तों। सॉइल मैकेनिक्स में जो OMC होता है, ध्यान दीजिएगा, वो डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, वो डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे जो OMC डिफाइंड होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम यील्ड ऑफ द क्रॉप। इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम यील्ड, जिसमें पैदावार सबसे ज़्यादा हो, उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करवाने की कोशिश कर सकते हैं, उस मॉइस्चर कंटेंट को बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम यील्ड, मैं फिर से पढ़ूंगा इसको, मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन सफिशिएंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज सप्लाइड एंड द करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, तो इससे रिलेटेड ना एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग को देखना है। ये डायग्राम में देखिए वेरिएशन ऑफ क्रॉप यील्ड विद द वाटर कंटेंट। क्रॉप यील्ड है हमारा ये वाला एक्सिस, कौन सा? वाई एक्सिस क्रॉप यील्ड का है, और एक्स एक्सिस हमारा जो है ये मॉइस्चर कंटेंट का है, ये वाटर कंटेंट है एक्स एक्सिस। ये इस तरीके का कर्व बना है, और क्योंकि आई थिंक लाइट इस पे पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कुछ चीज़ें एलिमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स भी हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, और यहाँ पे एक एरो मार्क है, ये एक एरो मार्क है, ये ऐसा इस तरीके से। तो ये ऑप्टिमम वाटर कंटेंट बताने के लिए ये दिया गया है कि ये है हमारा ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, जिससे करस्पॉन्डिंग हमारी यील्ड जो है वो मैक्सिमम है। हमारी यील्ड इससे करस्पॉन्डिंग क्या है? मैक्सिमम है। अगर हम वाटर का कंटेंट इस OMC से ज़्यादा रखते हैं या फिर इस OMC से कम रखते हैं, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं यील्ड जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, दोनों ही केसेस में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है जो हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर्स में समझेंगे। अभी सिर्फ एडवांटेजेस समझिए कि अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो हम ऑप्टिमम वाटर कंटेंट मेंटेन करवाने की एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो हमारी यील्ड हमें अच्छी मिलेगी, राइट। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। ये डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम मैं बाद में आऊँगा फिर से। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग, समझ रहे हो? ये दो अलग अलग टर्म है, गूगल में सर्च करो, अभी करना, इसी लेक्चर के बाद करना, अभी चुपचाप देखो पहले फिर करना। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटरचेंजेबली यूज होता है, आप किताबों में देखना, मिक्स्ड फार्मिंग बोलो, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलो, इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। ये दोनों एक तरीके से समझ लो सिनोनिम्स टाइप के हैं। अब यहाँ पे जो मैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर रहा हूँ, जिसको फार्मर मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में, वो चाहते नहीं है मिक्स्ड क्रॉपिंग करना,
लेकिन वो मजबूरी में उनको करना पड़ता है, ये उसकी बात हो रही है। और अगर इरिगेशन फैसिलिटी होती है तो मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट हो जाती है। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो आई विल ऐड अ ब्लैंक स्लाइड हियर, यस, एंड आई विल एक्सप्लेन इट हियर इन अ ब्लैंक स्लाइड। देखिए ये जो एक फील्ड है, अब क्या हुआ कि इस जगह पे फार्मर जो था वो एक तरह का क्रॉप ग्रो करता था, उस क्रॉप में उसकी एक्सपर्टीज़ हो गई थी। लेकिन हुआ ये कि रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव हुए तो रेनफॉल के बिहेवियर में भी चेंज आया। अब जैसे मान लो वो जो फार्मर था वो मान लो कि मेज़ ग्रो करता है, मक्का, ठीक है, मक्का ग्रो करने वाला फार्मर है। तो अब क्या हुआ कि मक्का उसने ग्रो किया, मक्के की पानी की रिक्वायरमेंट कम है। अब उस साल रेनफॉल इतनी आ गई कि उसकी फसल ख़राब हो गई। अब अगले साल वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं मक्का उगाऊं कि नहीं उगाऊं, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, बिहेवियर रेनफॉल का उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसने मजबूरी में क्या किया, उसने सोचा कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बहुत सारे फार्मर्स पंजाब में आजकल ये कर भी रहे हैं बिकॉज रेनफॉल वहाँ पे एर्रेटिक हो गई है। तो वहाँ पे देखिए वो क्या किया, एक तरफ फील्ड में अपने राइस ग्रो कर दिया और एक तरफ फील्ड में अपना मेज़ ग्रो कर दिया, और दोनों ही सेम सीज़न के क्रॉप है। दोनों को हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। राइस और मेज़ दोनों सेम सीज़न के हैं। राइस भी ग्रो कर दिया, मेज़ भी कर दिया। अब हुआ यूँ कि बरसात फिर से बहुत आ गई, मेज़ की फसल ख़राब हो गई, बढ़ ही नहीं पाई, डिस्ट्रॉयड। लेकिन राइस बढ़िया से ग्रो कर गया, तो एटलीस्ट ही गॉट समथिंग, बट इट्स नॉट द करेक्ट वे, राइट? यू ऑल नो दैट कि ये सही तरीका तो नहीं है। तो मजबूरी में उसने ये काम किया है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपरली होती, वो श्योर हो जाता कि मेरा इतना पानी तो मेरे को मिल ही जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो इरिगेशन फैसिलिटी में बह जाएगा। तो ऐसे में वो एक ही तरह के क्रॉप को वो यूज़ करता, और ऐसे में उसकी ओवरऑल जो पैदावार होती वो भी बहुत ज़्यादा होती। और ओवरऑल एक फार्मर की पैदावार ज़्यादा होगी तो पूरी कंट्री में बहुत अच्छी जो है पैदावार मिलेगी। प्राइसेस कम होंगे खाने पीने के आइटम्स के, फार्मर्स की पैदावार ज़्यादा होने से उनको भी जब गवर्नमेंट को बेचेंगे या फिर कहीं भी मार्केट्स में जाकर बेचेंगे तो उनको भी रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इरिगेशन स्कीम का डेवलपमेंट यूएस में प्राइम इंपॉर्टेंस रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों को लगा कि यूएस में जो सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने का मिशन। वो तो खैर उन्होंने बनाया ही बनाया, लेकिन उनका जो उससे भी ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया था वो था इरिगेशन स्कीम्स पे। क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास जो लैंड है अवेलेबल उसका एक छोटा फ्रैक्शन ही बंजर है, लेकिन यूएस में 2/3 ऑफ द लैंड बंजर ज़मीन कहलाता है। तो उनको इरिगेशन स्कीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसको बनाया। अब बात समझिए कि अगर मान लीजिए आसपास से कोई कैनाल अगर गुजरता है, अगर आसपास से अगर कोई कैनाल गुजरता है तो वाई वुड ही गो फॉर मिक्स्ड टाइप ऑफ क्रॉपिंग देन? ही विल जस्ट गो फॉर वन टाइप ऑफ क्रॉप, वेदर राइस और मेज, ही विल डिसाइड अकॉर्डिंगली इन दैट सीजन, राइट? तो ये फ़ायदा होता है। देन दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो रही है? एलिमिनेट हो जा रही है। सो दिस इज़ वॉट। तो आई हैव यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, elimination of mixed cropping. Farmers have a tendency to cultivate more than one type of crop in the same field, such that even if one dies without the required amount of water, at least he would get the yield of the other. या फिर इसका वाइसा वर्सा कि अगर एक क्रॉप बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो गया ज़्यादा पानी की वजह से, तो दूसरा क्रॉप एक ऐसा ग्रो कर रहा है जो ज़्यादा पानी में भी नष्ट ना हो, जैसे कि राइस हो गया, जूट हो गया, इस तरह का क्रॉप हो गया। दिस रिड्यूसेस, अब अगर ऐसा होता है तो दिस ऑब्वियसली रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी विच कैन बी देयर इन द फील्ड। With assured water by irrigation, the farmer would go for only a single variety of crop in one field at any time, which would increase the yield. यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है आपके लिए कि please note that mixed farming and mixed cropping are being used interchangeably in irrigation engineering, and you have to refer class for clarity in both the definitions. So I have referred the class, right? So I have given you the information. ठीक है, ये उनके लिए है जो लोग बाहर ये पीपीटी वगैरह दे देते हैं और उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग चल रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग चल रहा है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग मैंने पहले ही बता दिया है, इस पर आप डिफर करना सीखिए।
ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, सम वाटर फ्रॉम द इरिगेशन कैनाल्स मे बी यूटिलाइज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई फॉर द नियर बाय एरियाज। आसपास के एरियाज के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं फ्लड को कैसे कंट्रोल कर पाता है। फ्लड कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम लोग तो कैनाल्स तो बनाते ही हैं, और आजकल प्रेफरेबली हम किस तरह का कैनाल बनाते हैं, लाइंड कैनाल। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के टाइम पे हमारे कैनाल्स में डिस्चार्ज को रोक देते हैं, और कैनाल्स में हम उस वाटर लॉक्ड एरिया का पानी आने देते हैं, क्योंकि कैनाल्स विल बी ऑलवेज मेड एट द पॉइंट ऑफ लोवेस्ट आरएल इन दैट एरिया। वो लोवेस्ट आरएल में होंगे उस एरिया के आसपास के एरिया में, तो आसपास के एरिया में जितना पानी इकट्ठा होगा सब कैनाल में ही आएगा, और हम अपने डिस्चार्ज को कैनाल में क्लोज कर दिए। तो ऐसे में वही कैनाल जो पहले पानी कैरी कर रहा था फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ द डैम टू द फील्ड, अब वही कैनाल पानी कैरी करेगा फ्रॉम द फील्ड टू आउटसाइड द फील्ड, समवेयर इन द डाउनस्ट्रीम एरियाज। ऐसे करके उस एरिया से वाटर लॉकिंग को हटा देगा। अच्छा, और भी तरीके हैं फ्लड को कंट्रोल करने के। प्रोविजन ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज फ्लड कुशनिंग। मैं बताऊंगा अभी फ्लड कुशनिंग क्या होता है। कुशन क्या होता है समझते हो, आपके घर में भी है। एम्बैंकमेंट्स एंड डाइक्स, फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्रूफिंग एटसेट्रा। फ्लड कुशनिंग पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा एम्बैंकमेंट्स एंड डाइक्स क्या होते हैं, फिर फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होती है, और फ्लड प्रूफिंग क्या होती है। तो ये बहुत ही चार कॉमन चीज़ें हैं जिनसे हम फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन स्कीम्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ दिस फ्लड कुशनिंग। इस फ्लड कुशनिंग को पहले मैं बताता हूँ। देखिए, आगे इसकी डेफिनेशंस हैं, बट अभी वर्ड आ गया है तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ व्हाट इज़ फ्लड कुशनिंग। देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये डैम है, ठीक है, ये डैम है, और डैम के पीछे ये देखो, ये हमारा गेट वगैरह है डैम का, और ये पानी भरा हुआ है ऐसा, ठीक। इस तरीके से हम क्या करते हैं जब कभी भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बाढ़ आने वाली रहती है। एक सीधा मैं केस बता रहा हूँ। इदुक्की डैम में केरला ने क्या किया, केरला में जो इदुक्की डैम है, जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने क्या किया, जब रिजर्वायर भरने लग गया था, इसके डैम के पीछे क्या होता है, इसका रिजर्वायर होता है, तो उन्होंने सारे गेट इदुक्की डैम के खोल दिए। तो इदुक्की रिजर्वायर जो है उसमें कितने डैम है, टोटल 3 डैम है। उसमें इदुक्की डैम सबसे बड़ा डैम है, और भी डैम्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, सब डैम्स के गेट्स खोल दिए ताकि रिजर्वायर खाली हो जाए। रिजर्वायर को खाली क्यों किया उन्होंने, रिजर्वायर पूरा खाली नहीं होता, रिजर्वायर में उतना ही स्टोरेज खाली होता है जितना हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टोरेज पूरा का पूरा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया डाउनस्ट्रीम एरियाज में। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अगर यहाँ पे पानी भरते भरते इसके हाईएस्ट फ्लड मार्क से भी ऊपर चले जाता, जो कि जा रहा था, रेनफॉल बहुत थी, तो ऐसे में स्ट्रक्चर पे भी ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ते। अगर ये स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ने की वजह से मान लो स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो फिर बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होगा, और पूरा रिजर्वायर अगर मान लो ये डैम बांध टूट गया और पूरा रिजर्वायर का पानी डाउनस्ट्रीम एरिया में चला गया, तो समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया बाढ़ से ग्रसित हो जाएगा। उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से हटाना स्टार्ट कर दिया ताकि डैम में एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस ना पड़े, डैम का फेलियर ना हो जाए। मोरओवर, एक बार में सारे गेट्स अगर खोलेंगे और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हम एक बार में पास करेंगे, तो ऐसे में डाउनस्ट्रीम एरियाज तो वैसे ही पानी से डूब जाएंगे। तो पहले से ही मौसम विभाग ने बता दिया, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया कि भाई ये बाढ़ इस तरीके की आने वाली, रेनफॉल होने वाली है। तो उन्होंने पहले से ही डैम को खोल दिया, गेट्स को खोल दिया। जब उन्होंने गेट्स को खोल दिया तो उसके बाद पानी धीरे धीरे बहना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी। तो बाढ़ तो आई ही, लेकिन कुछ एरियाज़ तक के हम लोग बाढ़ के पानी को रोक पाए, कुछ एरियाज़ तक के। बहुत सारे एरियाज़ तो डूब भी गए, फिर भी डूब गए। तो ये एक तरीका होता है, अगर ये इफ़ेक्टिव हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं फ्लड कुशनिंग। जैसे कुशन होता है कि कुशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में ऐसा कुशन है, उसमें आप बैठते हैं तो वो इस तरीके से दब जाता है, जब आप उठते हैं तो वापस से फूल जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है कि जब फ्लड आने वाला होता है तो हम रिजर्वायर को खाली कर देते हैं। जब फ्लड पास कर जाता है और नेचुरल रिवर का फ्लो आता है, तब रिजर्वायर को फिर भर लेते हैं।
इस तरीके से जो प्रोसेस फॉलो होता है इसी को बोलते हैं फ्लड कुशनिंग। ठीक है, फ्लड कुशनिंग वर्ड आए तो घर के कुशन को याद करना, वहाँ से फ्लड कुशनिंग फिनोमेना समझ आ जाएगा कि क्या किए। इसके बाद है एम्बैंकमेंट्स एंड डाइक्स। ये एम्बैंकमेंट्स एंड डाइक्स क्या होते हैं? एम्बैंकमेंट बोलिए, डाइक बोलिए, एक ही बात है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एम्बैंकमेंट यूजुअली एक जनरल टर्म है, डाइक जो है एक स्पेसिफिक टर्म है। एम्बैंकमेंट छोटे बड़े सभी एम्बैंकमेंट के लिए होता है, मिट्टी के बने हो, सीमेंट कंक्रीट के बने हो, मेजनरी के बने हो, स्टोन के बने हो, ये सभी के लिए होता है। डाइक्स जनरली छोटे एम्बैंकमेंट्स को कहा जाता है। डाइक्स जनरली छोटे एम्बैंकमेंट्स को कहा जाता है। क्या करते हैं इसमें? जैसे मान लीजिए हमारी ये नदी है, रिवर है, अब रिवर में मान लीजिए बाढ़ आ सकती है, आसपास का एरिया वाटर लॉग हो सकता है, तो रिवर के आसपास में मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं। मार्जिनल एम्बैंकमेंट मिट्टी के, कंक्रीट के, कैसे भी हो सकते हैं, रिवर के आसपास में ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होंगे तो फिर उसको डाइक बोलते हैं। और जनरल वर्ड कौन सा है? जनरल वर्ड है एम्बैंकमेंट, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। एम्बैंकमेंट बोलती तो समझ लो डाइक भी बोलती है, ऐसा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बाढ़ आती है, रिवर में पानी राइज करता है, तो ये एम्बैंकमेंट तक के पानी तो होल्ड हो ही पाएगा। तो हम पहले से प्रोजेक्शन करते हैं कि कितना लेवल तक मैक्सिमम पानी जा सकता है, उसके हिसाब से एम्बैंकमेंट की हाइट जो है फिक्स होती है। अब इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग हमारे रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, इसके बाद फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड प्लेन जोनिंग में हम क्या करते हैं, जो निचले हिस्से हैं उनको अलग जोन बनाते हैं, ऊपर वाले हिस्सों को अलग बनाते हैं। हमें पता रहता है कि ऊपर वाले हिस्सों में रेनफॉल आएगी तो वहाँ तो जमा नहीं होगी, लेकिन निचले हिस्सों में प्रॉब्लम करेगा, तो हम निचले हिस्सों में फ्लड प्रूफिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। फ्लड प्रूफिंग क्या होती है, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा फ्लड प्रूफिंग क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है फ्लड प्लेन जोनिंग। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इरिगेशन इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन various dams, reservoirs and multi-purpose projects generates hydroelectric power. It generates what? Hydroelectric power. It is a clean, renewable and reliable source of energy because हम क्या कर रहे हैं, हम पानी के हेड को यूज़ कर रहे हैं। पानी भर दिया हमने, खूब सारा पानी भरने के बाद स्पिलवे से हमने डिस्चार्ज कर दिया, पानी के पास पोटेंशियल हेड तो था ही, काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दिया, टरबाइन के वेन्स को रोटेट करवा दिया और शाफ्ट मूव हुआ, जनरेट हुई मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद सम लॉसेस, कुछ लॉसेस होते हैं। तो ये हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, various dams, reservoirs and multi-purpose projects generates hydroelectric power. It is a clean source. Obviously we are not burning anything, burning any fossil fuel, consuming some resources. We are just converting a head, that's it. There was a high head potential wala, we converted that into kinetic energy wala. So it is a clean, renewable and reliable source of energy because we know as long as we have the head, we can always convert that head into some other heads. Right? So that is why it is a reliable energy source. ये objective है ES का, which one of these power generation के जो ways हैं is a clean, renewable and reliable energy source is this one. All right? इसके बाद है drought control. सूखा, सूखा तो आपको पता ही है, आप समझ ही रहे हो कि promoting soil conservation, water harvesting practices, minimization of evaporation losses and development of groundwater including recharging. कैसे होती है रिचार्जिंग अभी हम देखेंगे, किसकी मदद से होती है, चेक डैम की मदद से होती है। तो चेक डैम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा ड्रॉट कंट्रोल, मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक के अगर पानी पहुंचा दिया जाए तो सूखे को कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ पे पानी को प्रोवाइड करवा के। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब बहुत सारे एडवांटेजेस देख लिए, सब अच्छा हो गया, कुछ तो होगा डिसएडवांटेज या डीमेरिट। यस इट इज़, वी हैव बेसिकली 3 डीमेरिट्स ऑफ इरिगेशन ऑल्सो। मैं नहीं कहूँगा इरिगेशन के डीमेरिट्स, मैं कहूँगा ओवर इरिगेशन के डीमेरिट्स, या फिर अगर हम ध्यान से इरिगेशन नहीं करेंगे तब जो होगा कुछ ना कुछ डीमेरिट या डिसएडवांटेज इरिगेशन का देखने को मिलेगा। देखिए जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें से मैं 95% क्रॉप्स ऐसे कह सकता हूँ जो ज़्यादा पानी अगर उनको ओवर इरीगेट किया जाए, आप जानते हो अति सर्वत्र वर्जियत, अति भी किसी भी चीज़ की ख़राब होती है, वैसे ही अति इरीगेशन की भी ख़राब होती है। 95% ऑफ द क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर ओवर इरीगेशन किया जाए तो दे सिंपली डाई ऑफ, वो मर जाते हैं, वो ज़िंदा नहीं रह पाते, ऐसे क्रॉप्स होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं 2-4-5% जिनमें अगर ज़्यादा पानी अगर चला भी जाए
तो वो मरते नहीं हैं। इनफैक्ट उनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट राइस और जूट जैसे क्रॉप होते हैं वो तो ग्रो ही भरपूर पानी में होते हैं। पानी फील्ड में लबालब भरा रहता है, खूब सारा पानी भरा रहता है। अगर आप कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे कि अगर राइस की खेती होती है तो जब हम लोग पैडी बनाते हैं, पैडी उगाते हैं, पैडी क्या होता है, छोटे छोटे राइस के जो पौधे होते हैं उनको पैडी बोलते हैं। तो पैडी में क्या करते हैं, पैडी में हम लोग जो फील्ड होती है उस फील्ड में छोटे छोटे राइस के एक पहले एक कॉर्नर ऑफ द फील्ड डिसाइड कर, जैसे मान लो एक क्लासरूम पूरी एक फील्ड है तो मैं एक कॉर्नर में पहले पैडी ग्रो करूँगा। उसके बाद एक बार पैडी सफिशिएंट हाइट में ग्रो हो गया 15-20-25 सेंटीमीटर तक, तब मैं उसको फिर मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करूँगा क्योंकि अब वो फैलेगा और जगह हमने वहाँ पे कम दी थी, तो फिर उसको हम यहाँ से उठाकर फिर मेन फील्ड में डालेंगे, है ना। ऐसा किया जाता है। तो आप जानते हो कैसे करते हैं? आप जानते हो राइस की खेती देखे हो क्या ऐसी होती है कि नहीं, है ना। तो भरपूर पानी रहता है, खूब सारा पानी भरा रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी राइस की खेती होती है, तो हमारे आसपास में हम लोग देखते ही रहते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और तो ये देखो, ओवर इरिगेशन में कॉज वाटर लॉगिंग विच रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है द रूट्स ऑफ नॉट ऑल प्लांट्स, द रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ज़्यादातर प्लांट्स के लिए जो रूट्स जो होते हैं ना वो रेस्पिरेशन का जरिया होते हैं। रेस्पिरेशन दो जगहों से होता है, रूट्स से होता है और लीव्स से होता है, दोनों जगह से होता है। लेकिन राइस का एक एक्सेप्शन है, राइस में जो रेस्पिरेशन होता है रूट से नहीं होता। रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वाटर एंड लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसे में राइस में अगर रूट जोन में पानी लबालब भर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अगर बाकी प्लांट्स की मैं बात करूं, बाकी मोस्ट प्लांट्स की बात करूं, तो हेंस फुल सैचुरेशन लीड्स टू रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। पूरा सैचुरेट कर देंगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी। लेकिन हाउएवर एक्सेप्शन इज राइस, जूट और भी अदर क्रॉप्स होते हैं विच रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। ठहरा हुआ पानी उनको चाहिए, नहीं होगा तो ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द रूट्स, कैसे आता है रूट्स में ऑक्सीजन? रूट्स में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, रूट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है। वहाँ पे पहुँचता है कहाँ से? लीव्स से पहुँचता है। एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द रूट्स इज मेड फ्रॉम द लीव्स। गॉट इट? सो डीमेरिट ऑफ इरिगेशन पहला ये है कि इट रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड, बट या सम क्रॉप्स आर नॉट प्रोन टू दैट। सेकेंडली, इरिगेशन ज़्यादा करेंगे हम, ओवर इरिगेशन करेंगे तो पानी भरते जाएगा उस जगह पे। पानी भरते जाएगा तो उस जगह का क्या होगा ना, वाटर टेबल धीरे धीरे राइज करेगा। उस जगह पे जल भराव होना शुरू हो जाएगा। जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग की वजह से अनसैनिटरी कंडीशंस भी आ सकती हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस भी हो सकता है, मतलब डिजीजेस का आउटब्रेक हो सकता है। बहुत सारे डिजीजेस वहाँ पे आउटब्रेक हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। अब हम जानते ही हैं कि अगर ऐसे कोई डिजीज़ आउटब्रेक होता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। तो वी डोंट वांट द स्प्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक, ठीक है। तो इरिगेशन में लीड टू क्रिएशन ऑफ कंडीशंस विच इज़ फेवरेबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया। थर्ड वन इज, इसको हम लोग डेप्थ में समझेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। जब मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन साइकिल पे आएंगे, तो फिर इसको अपन लोग डेप्थ में समझेंगे वहाँ पे। बट फिलहाल के लिए एक पॉइंट के फॉर्म में समझ लो आप कि इरिगेशन में लीड टू सीपेज ऑफ नाइट्रेट्स इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल। जब मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ाऊंगा तो आई विल कम बैक हियर, तब यहाँ पे फिर से आएंगे। अभी के लिए इस पॉइंट को आप सिर्फ समझिए कि नाइट्रेट्स का सीपेज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन कंटेंट हाई होता है। जब हम फील्ड में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र में 3 की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अलावा और भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये 3 जो की होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसमें कि NPK ही इसलिए बोलते हैं, PNK, PKN, NKP ऐसा क्यों नहीं बोलते? ऐसा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, फिर फॉस्फोरस का होता है, फिर पोटेशियम का होता है, इन दैट प्रोपोर्शन। ऑलमोस्ट 90% इज़ नाइट्रोजन। तो 90% अगर मान लो नाइट्रोजन ही है इन तीनों में से, तो अब वो नाइट्रोजन बनाता है नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं फील्ड में, ठीक है। तो हम समझेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, ये भी देखना है अपने को। तो ये अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बड़ा काम आएगा अपने को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होने से नाइट्रेट बनाता है, तो पानी में नाइट्रेट घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और वो जाकर के ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो जाता है। नाइट्रेट अगर ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा होता है और उसी पानी को मान लो आसपास की एरिया में कोई एक ट्यूबवेल वगैरह है,
वहाँ से पानी को पंप आउट किया जा रहा है और उस पानी को फिर कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में नाइट्रेट बहुत ज़्यादा होने से बच्चों को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़ या फिर मेट हीमोग्लोबिनेमिया। मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे नाम, इसको लिख लेना, बाकी एनवायरनमेंट में इसको ध्यान से देखेंगे। मेट हीमोग्लोबिनेमिया ये डिजीज़ का नाम है। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो ब्लू ब्लू कलर के दिखने लग जाते हैं, उनमें ब्लू कलर के हल्के हल्के टिंट्स दिखाई देते हैं। मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के जुड़ जाता है। इस डिज़ीज़ में, ब्लू बेबी डिजीज़ में बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, 6 महीने से कम वाले, 1 साल से कम वाले बच्चे रहते हैं, वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है। नाइट्रेट अगर कॉन्सेंट्रेशन पानी में ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है तो फिर ये डिजीज़ होता है। इसी वजह से टू अवॉइड दिस नाइट्रेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45। इसी कारण बहुत ज़्यादा अगर सीपेज होता है नाइट्रेट्स का तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसी कारण हमारा यहाँ पे प्राइम फोकस नाइट्रेट में था। क्यों? क्योंकि जो हम खेती बाड़ी में फर्टिलाइज़र खूब सारा डालते हैं, खाद डालते हैं, उस खाद में नाइट्रेट ही बहुत ज़्यादा होता है और वो नाइट्रेट की वजह से ही एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो है ये मेट हीमोग्लोबिनेमिया। Right, so these are the demerits or the disadvantages of irrigation. So we have to take care of that. All right. इसके बाद बात करते हैं हम आगे various types of irrigation. किन किन तरह के irrigation होते हैं, types, किस तरह से नहीं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, बड़े ध्यान से समझो। किन किन तरह से और किस तरह से। हम जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे थ्योरी वाले 4 नंबर 3 नंबर के, पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन बताइए, मेथड्स लिख के आ जाते हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन बताइए, टाइप्स लिख कर आ जाते हैं। जल्दीबाजी में ऐसी सिली मिस्टेक होती है। टाइप्स मतलब किन तरह के इरिगेशन, मेथड्स मतलब किस तरह से इरिगेशन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टाइप्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ये बॉक्सेस आई थिंक ठीक से नहीं दिख रहे होंगे, इनको हम यहाँ पे बना देते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर की लाइट है ना इसीलिए। राइट, ये देखो, ये है ऐसा। ऐसा है। देखिए, टाइप्स ऑफ इरिगेशन में बेसिकली हम लोग 2 तरीके से इरिगेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक है सरफेस इरिगेशन और दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम सरफेस में, मतलब ये मान लो सरफेस है, मेरा हाथ सरफेस है और पानी मेरे को सरफेस में जाता हुआ दिख रहा है, पानी मुझे सरफेस में जाता हुआ नज़र आ रहा है, सरफेस से दिख रहा है पानी। तो ऑल सच मेथड जहाँ पे सरफेस से फील्ड में पानी आ रहा है उसको बोलेंगे सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन वो है टाइप ऑफ इरिगेशन जिसमें कि ये मान लो मेरा सरफेस है और पानी सरफेस से नहीं दिख रहा है, कहीं नीचे से ही पानी अवेलेबल हो रहा है। अब वो नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, वो नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो दैट इज द सब सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन के भी 2 टाइप हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फिर फ्लो इरिगेशन के भी 2 टाइप है, पेरिनल इरिगेशन एंड फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन के भी 2 टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इरिगेशन। अब मैं पहले सब सरफेस बताता हूँ, फिर यहाँ पे आते हैं। सब सरफेस का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए पानी सरफेस से जाता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं नीचे से पानी जा रहा है, सरफेस के नीचे से, जो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसे में हम बोलेंगे सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। ऐसे मेथड को भी हम सब सरफेस मेथड कह सकते हैं, जिस तरीके से हम डालेंगे वो सब सरफेस मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो रिसर्चर्स है वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि नेचुरल को यहाँ पे इंक्लूड करो ही नहीं। कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल को यहाँ पे इंक्लूड करो ही नहीं। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों बोलते होंगे वो लोग? उनके पीछे भी उनका लॉजिक है। वो बोले कि आपने डिफाइन किया इरिगेशन इंजीनियरिंग को, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो जब आप टाइप्स ऑफ इरिगेशन बोल रहे हो तो नेचुरल की बात ही क्यों कर रहे हो? जब इरिगेशन का मतलब ही है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, इरिगेशन का डेफिनेशन क्या था? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो जब डिफाइंड ही है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, तो जब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में जा रहे हो तो नेचुरल इरिगेशन क्यों बोल दे रहे हो? आप तो अपनी डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। इरिगेशन की डेफिनेशन थी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे आप बोल रहे हो नेचुरल सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। ऐसा कैसे हो गया? तो ये उनकी बात सही है, लेकिन फिर दूसरे रिसर्चर्स होते हैं
वो लोग ने क्या कहा, इसको यहाँ पे रखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नेचुरली कुछ पानी प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे और उसकी वजह से हम ये देख पाएंगे कि हमें आर्टिफिशियली कितना देना है। नेचुरली जितना प्रेजेंट होगा वहाँ से फिर आर्टिफिशियली हमें कितना प्रोवाइड करना है बाय सम मेथड ऑफ इरिगेशन, तो वो हम समझ पाएंगे, तब जाके टोटल हम क्रॉप की नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसलिए कुछ किताबों में आपको, ये जो रिसर्चर्स क्या है, किताब लिखते हैं रिसर्चर्स है ना, उनका तो काम है, तो कुछ किताबों में क्या होगा ना, आपको ये दिखेगा ही नहीं नेचुरल, डायरेक्टली सबसरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में नीचे आर्टिफिशियल और उसका एक मेथड का नाम लिख देते हैं ड्रिप इरिगेशन, ऐसे लिख देते हैं कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे ये दोनों चीज़ें लिखी रहती है। तो मैंने आपको दोनों बता दी यहाँ पे, दोनों जो लिखा रहता है बुक्स में, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि दोनों लिखना चाहिए। दोनों इसलिए लिखना चाहिए, अपन को तो गेट और ईएससी की बात करें ना एग्जाम की, तो अपने को तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना रहता है। तो अगर अपन नेचुरल को भूल गए, मान लो ग्राउंड में पहले से कुछ पानी प्रेजेंट है, वो है हमारा नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। तो अगर ग्राउंड में पहले से पानी जितना प्रेजेंट है तो वो हम सप्लाई क्यों करें, वो तो वेस्टेज ऑफ वाटर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मेरे क्रॉप को, मान लो ये हमारा क्रॉप है और अगर क्रॉप को ज़रूरत है लेट अस सपोज 5 mm पानी की, मतलब 5 mm पानी की ज़रूरत है, और मान लो 2 mm नेचुरली प्रेजेंट है पहले से, तो हम 5 mm क्यों सप्लाई करेंगे। तो पहले पता हो कि नेचुरली इरिगेशन इसका हो रहा है, नेचर कर रहा है इसका इरिगेशन, हम नहीं कर रहे, नेचर कर रहा है इरिगेशन। तो हम जो सप्लाई करेंगे आर्टिफिशियली वो हम 3 mm ही करेंगे किसी न किसी मेथड से आर्टिफिशियली। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में ये दोनों सबसरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन होंगे तो ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो इसी कारण डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई इरिगेशन की डेफिनेशन आर्टिफिशियल थी, यहाँ पे नेचुरल वाला कैसे इरिगेशन में लिया गया, ये इसलिए लिया गया, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है ताकि हम भूलें ना, और हम यहाँ पे अब अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं, कुछ उनको आर्ग्यू करते हैं, एवरीबडी हैज़ द राइट ऑफ ओपिनियन, राइट। सो कुछ रिसर्चर कहते हैं, कुछ आर्ग्यू करते हैं। तो आप अगर ये लिखते हो या फिर आप ये नेचुरल हटा करके सिर्फ आर्टिफिशियल भी लिखते हो, दोनों एग्जाम में सही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक गलत होगा एक सही होगा, कोई गलत कोई सही नहीं होता इन सब चीज़ों में। हाँ, न्यूमेरिकली कोई बात होती है तो फिर गलत सही हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग अपने पर्सनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे याद रखने से फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन में हम गड़बड़ियाँ कम करेंगे, ठीक है। All right, so that is the subsurface irrigation, natural and artificial. Coming to the surface. Surface जैसा कि मैंने बताया, अगर surface के ऊपर से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें एक होता है फ्लो, उसमें होता है एक लिफ्ट। एक्चुअली 2 केसेस होते हैं। हमारी जो फील्ड है जहाँ पे हमें पानी चाहिए, तो हो सकता है हमारा पानी का जो सोर्स है वो फील्ड के से ऊपर है, या फिर हो सकता है हमारा पानी का सोर्स फील्ड से नीचे है, ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें पानी किसी कुएं से निकालना है, वेल से निकालना है, वेल में पानी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पानी को पंप की मदद से लिफ्ट करके फिर फील्ड पर डालना होगा। दैट इज कॉल्ड एज लिफ्ट इरिगेशन, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ पंप्स यूजुअली, ठीक है। मैकेनिकल भी हो सकता है, मतलब ऐसे अपना खींच के भी जो पुराने ज़माने में करते थे कुएं से पानी निकाल करके, वैसा भी कर सकते हैं। आजकल पंप का इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कैनाल जो है वो ये है, कैनाल ये नहर है, ये कैनाल है, और पानी ऊपर है और फील्ड नीचे है, तो क्या करते हैं यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं, बीच बीच में से कट लगाएंगे। अभी कट ऐसे आपको दिखेगा नहीं 2D में, 3D में इमेजिन करो कि बीच बीच में कट लगाएंगे और चैनल बना करके फील्ड तक के पानी को पहुँचाया जाएगा, और ये फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ हुम, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लो इरिगेशन। ये सिंपली फ्लो कर जाता है टू द फील्ड, और जब हमको लगता है कि फील्ड तक सफिशिएंट पानी पहुंच गया, हम फिर वो जो कट होता है उसको फिर क्लोज कर देते हैं। फील्ड तक पानी पहुंच गया, ओवर इरिगेशन करना नहीं है तो उसको क्लोज कर देते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन में भी देखिए पेरिनियल और फ्लड और इनंडेशन है। पेरिनियल इरिगेशन उसको बोलते हैं कि अगर आपके कैनाल में या फिर कोई रिवर में पानी साल भर होता है, पेरिनियल रिवर है, पानी साल भर है, पेरिनियल रिवर है, तो ऐसे में ये एक पेरिनियल इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन कहलाएगा। मतलब आप जब चाहें तब पानी को ले सकते हैं, आप जब भी चाहें पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन वो होता है कि जब आपके पास पानी अवेलेबल पेरिनियली न हो करके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में ही अवेलेबल हो,
तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कैनाल है, कैनाल में पानी पूरा समय अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, देखो आगे का एक डायग्राम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भाखड़ा का मेन कैनाल है। ये क्या है? ये भाखड़ा का मेन कैनाल है हरियाणा में। इस कैनाल में हर रोज पानी नहीं आता। ये भाखड़ा जो इरिगेशन स्कीम है ना, भाखड़ा इरिगेशन स्कीम में कितने डैम्स हैं ये पता होना चाहिए। हाउ मेनी डैम्स आर देयर इन भाखड़ा स्कीम? देयर आर 2 डैम्स। कौन कौन से? भाखड़ा डैम और नंगल डैम। ठीक है, तो ये भाखड़ा का मेन कैनाल है, भाखड़ा का मेन कैनाल है। ये हर रोज नहीं आता इसमें पानी, इसमें हफ्ते में 2 दिन पानी आता है यूजुअली। अब वो हफ्ते में 3 होगा, कभी 4 भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हफ्ते में 2 दिन पानी इसमें रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो जब जब इसमें पानी छोड़ा जाता है तब तब आसपास के फार्मर्स बीच बीच में बने रहते हैं, कैनाल में गेट्स बने रहते हैं, तो वहाँ से पानी निकल जाता है। एक गेट वहाँ पे भी हो, जो आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये गेट यहाँ पे भी है, यहाँ से पानी इधर इधर जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे है एक गेट। तो इस तरीके से बीच बीच में गेट्स बना सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जिस दिन पानी आता है उस दिन क्या करते हैं फार्मर्स, खूब सारा पानी अपनी फील्ड में डाल देते हैं। उनको मालूम रहता है अभी 2-3 दिन तक और पानी आएगा नहीं, तो उसको बोलते हैं फ्लड या फिर इनंडेशन इरिगेशन। फ्लड या फिर फ्लड या फिर इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, दैट इज फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन, अ टाइप ऑफ फ्लो इरिगेशन। ये भी फ्लो करके पानी ले जाया जा सकता है। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन हमेशा फ्लड ही होता है। लिफ्ट इरिगेशन इज ऑलवेज अ फ्लड और इनंडेशन। जब जरूरत पड़ेगी तभी ना लिफ्ट करेंगे, पेरिनियली लिफ्ट थोड़ी करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब लिफ्ट करेंगे। तो ये फ्लड या इनंडेशन ही होता है, मतलब जब पानी मिले तब फील्ड में पानी को भर दो खूब सारा, इनंडेट कर दो। इनंडेशन उसी को बोलते हैं, इनंडेट कर दो, फ्लड कर दो, और जब नेक्स्ट टाइम पानी आएगा तब तक कि हमारी फील्ड में पानी पड़ा रहेगा। ऑब्वियसली इससे ओवर इरिगेशन हो जाता है, लेकिन ये मेक श्योर किया जाता है कि इरिगेशन जो पानी सप्लाई हो रहा है कैनाल में, वो ऐसा ना हो कि आज सप्लाई हुआ और 15 दिन के बाद नेक्स्ट पानी आ रहा है। ऐसे में फार्मर्स अपनी फील्ड को डैमेज ही कर देंगे। जब वो बहुत सारा पानी अगर एक बार में डिस्चार्ज करेंगे, तो फार्मर्स को पता रहता है कि सोमवार को, बुधवार को पानी आएगा, सोमवार को, शुक्रवार को पानी आएगा, तो वो लोग उस हिसाब से पानी को डालेंगे कि क्रॉप्स भी डैमेज ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन से क्या होता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन। चलिए मैं एक बार रीड कर दूं आपके लिए। सरफेस इरिगेशन, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्लो इरिगेशन when water is available at a height such that it can be directly applied to the agricultural field by only the action of gravity. एग्जाम्पल, कैनाल का जो इरिगेशन स्कीम है वो हो सकता है एक फ्लो इरिगेशन। It can be further classified into perennial irrigation. Constant and continuous water is supplied throughout the crop period. पानी हमेशा अवेलेबल है throughout the crop period, that is a perennial irrigation. दूसरा, फ्लड और इनंडेशन और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, जिसमें कंट्रोल कम है हमारा। सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड एंड फ्लडेड विथ वाटर। जब पानी आता है पानी भर देते हैं, सो एज टू कॉज थॉरो सैचुरेशन ऑफ द फील्ड। इसको बोलते हैं फ्लड और इनंडेशन। राइस जैसे क्रॉप के लिए ठीक भी है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहाँ पे मोस्टली धान की खेती हो रही है, ठीक है, राइस की खेती हो रही है। तो अब ऐसे में वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन भी पानी आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर अगर मान लो पानी को फील्ड में भर भी दिए, फील्ड में लबालब पानी भर गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि राइस में ज़्यादा पानी डालने से भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्रॉप की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें छोड़ना पड़ेगा उस कैनाल में पानी। इसका लिफ्ट इरिगेशन, वाटर इज लिफ्टेड अप बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल एक्शन एंड देन इज सप्लाइड फॉर इरिगेशन। पहले कुछ मैनुअल मैकेनिकल एक्शन से आप क्या करिए, पानी को निकालिए, फिर सप्लाई करिए। सब सरफेस इरिगेशन क्या है? वाटर डज नॉट वेट द सरफेस and is applied to the root zone by the action of capillarity. ठीक है, by the action of what? By the action of capillarity. ठीक है, इसके बाद अच्छा कैपिलरिटी समझ गए ना? कैपिलरिटी क्या होती है? वही जो सॉइल में जो मूवमेंट होता है, सॉइल में वाटर का, मॉइस्चर का मूवमेंट होता है, तो रूट जोन तक पानी कैपिलरी एक्शन से मूव करते हुए पहुंच जाता है। लिफ्ट इरिगेशन का एक एग्जांपल एक फोटो के माध्यम से बताया मैंने। देखो एक कुआं है, कुएं से पानी लिफ्ट किया जा रहा है और छोटे छोटे चैनल्स में फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, तो ये एक लिफ्ट इरिगेशन है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने बात किया था ना नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सबसरफेस। डेफिनेशन देख लीजिए उसकी। When underground irrigation is simply achieved naturally without any additional efforts,
इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सबसरफेस इरीगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल। मान लो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे रूट है, तो पूरा ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे का पानी रूट को अवेलेबल है। अगर नहीं भी है वाटर टेबल तो कैपिलरी से थोड़ा पानी ऊपर आ रहा होगा, तो थ्रू कैपिलरी एक्शन भी पानी अवेलेबल हो सकता है। हमें पता है ना कि जैसे मान लीजिए ग्राउंड वाटर टेबल है, रूट मान लीजिए ये यहाँ पे है, इधर ये हमारा प्लांट है, ये क्रॉप है, तो कैपिलरी से भी तो राइज होता है, तो ये कैपिलरी सैचुरेट भी हो सकता है एक पर्टिकुलर हाइट तक के, ठीक है। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरीगेशन क्या है? Artificial subsurface irrigation is when a system of open jointed drains is artificially laid below the soil so as to supply water to the crops by capillarity. It is called as artificial subsurface irrigation. इसकी मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको, वहाँ से समझाऊंगा ड्रिप इरीगेशन कैसे होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरीगेशन करने का तरीका है ड्रिप इरीगेशन। इसमें देखिए अब ये जो हमारा पीपीटी फॉर्म में ये लास्ट चीज़ है जो आपको देखनी है, और वो है हमारी डाइवर्जन स्कीम फॉर इरिगेशन। डाइवर्जन स्कीम का मतलब होता है कि फ्लो को डाइवर्ट करने का तरीका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए कोई एक वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डैम, बैराज, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे यहाँ पे बैराज दिखाया गया है, तो जब हम यहाँ पे बैराज बनाते हैं, गेट्स को क्लोज करते हैं, तो क्या होता है, अब अगर आपने बैराज कभी देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो गूगल में सर्च कर सकते हो आप। फरक्का बैराज है, कानपुर बैराज है, दिल्ली में हथबंद बैराज है, आप इन सब को सर्च करके इनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, इनमें गेट्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हमारे लास्ट चैप्टर में, बैराजेस के बारे में। डैम्स, स्पिलवेज, एनर्जी डिसिपेटर में डैम, वियर, बैराज, इन तीनों पे डिफरेंशिएशन करना भी सीखेंगे और बैराजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, मतलब हम भरते हैं, और उसके बाद फिर पानी जो है नियर बाई एक सबसे बड़े कैनाल में सप्लाई होता है। जैसे अभी आपने देखा भाखड़ा का मेन कैनाल था, वो वैसा वाला मेन कैनाल, बड़ा कैनाल, वहाँ पे पानी ऐसे सप्लाई होता है। फिर उसी कैनाल में फिर गेट्स लगे रहते हैं, फिर वहाँ से फिर छोटे छोटे कैनाल निकलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच से फिर और छोटे छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी में भी मेजर और माइनर हो सकते हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी वो होते हैं जो ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी वो होते हैं जो ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद जो छोटे छोटे चैनल्स और जाते हैं उनको बोलते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनको बोलते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। फील्ड में पहुंचाने वाले जो चैनल होते हैं, फील्ड में जो पानी पहुंचाने वाले चैनल होते हैं, उनको बोलते हैं हम फील्ड चैनल या फिर वाटर कोर्स। वाटर कोर्स कहते हैं या फिर फील्ड चैनल कहते हैं। ये वो चैनल होते हैं जो किसी फील्ड में डायरेक्टली पानी को पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे कोई वाटर कोर्सेज होंगे, तो इसको हम लोग वाटर कोर्स कहेंगे क्योंकि फील्ड में पानी को डायरेक्टली पहुंचा रहा है। इसको भी हम एक वाटर कोर्स कहेंगे क्योंकि फील्ड में डायरेक्टली पानी को पहुंचा रहा है। तो जो फील्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो फील्ड चैनल या वाटर कोर्स। उसके बियॉन्ड जो भी है वो फिर अगर अगर डिस्ट्रीब्यूटरी तब बोलेंगे जब ब्रांच से कनेक्टेड है, और ब्रांच से कनेक्टेड नहीं है तो माइनर 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 कह जाएंगे जब तक कि फील्ड चैनल नहीं आ जाता। तो बीच वाले जितने भी होंगे सब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, मेन कैनाल, देन ब्रांच, देन डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज में फिर मेजर माइनर में क्लासिफिकेशन हो जाता है, और फिर फाइनली जो फील्ड में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है चैनल, उसको बोलते हैं फील्ड चैनल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाले कैनाल को हम कहेंगे हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। ये वाला होगा हमारा एक फील्ड चैनल ही होगा, क्योंकि ये वाला भी मैंने फील्ड में दिखा दिया, तो इसको भी के लिए हटा दो, ये वाला हटा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। ये फील्ड चैनल में लेकर के जा रहा है, तो हम कहेंगे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से डायरेक्टली एक फील्ड चैनल कनेक्टेड है। फील्ड चैनल भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के और भी जगहों पे पानी को पहुंचा सकता है, यहाँ पे इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल ये एक और डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती, तो हम इसको बोलते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और इसके बाद फिर एक और चैनल निकला है और वो फिर फील्ड तक के पहुंचा रहा है, तो फिर हम इसको बोलते हैं फील्ड चैनल, इसको बोलते हैं फील्ड चैनल। तो ऐसा करके वे क्लासिफिकेशंस हम लोग देते हैं फॉर द डाइवर्जन स्कीम फॉर इरीगेशन, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेन, ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड द फील्ड चैनल, ठीक है। अब लास्टली कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो बस वही चीज़ें अब देखनी है।
उसको मैंने लास्ट में इनकी डेफिनेशंस को दे दिया है। इसमें एक चीज़ आती है जैसा कि मैंने आपको बताया था चेक डैम वगैरह, तो वो ये सिर्फ रिलेटेड टर्म्स हैं। इंट्रोडक्शन टू इरीगेशन हमारा खत्म हो चुका है, कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो बार बार यूज हो जाती हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे, उनको देख लेते हैं। फ्लड कुशनिंग, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है, उसको रीड करते हैं। द रिजर्वायर्स क्रिएटेड बिहाइंड द डैम्स मे बी एम्प्टीड टू सम एक्सटेंट। रिजर्वायर जो हम डैम के पीछे बनाते हैं उसको हम खाली कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोरकास्ट ऑफ द इम्पेंडिंग फ्लड। मतलब अगर कोई फ्लड आने वाला है तो पहले से ही फोरकास्ट करके हम उसको खाली कर देते हैं। सो दैट, क्यों करते हैं? सो दैट एज एंड व्हेन द फ्लड अराइव्स, जब फ्लड अराइव करेगा तो कुछ पानी, सम ऑफ द वाटर गेट्स स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, कुछ पानी रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा, दस रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द फ्लड। तो ऐसे में सीवियरिटी पानी की फ्लड की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहले से ही खाली करके रख दिया है तो अब अगर फ्लड का पानी, मान लो बरसात बहुत तेज़ी से आ रही है, तो हम अब उस पानी को स्टोर कर सकते हैं रिजर्वायर में, वही फ्लड कुशनिंग है, राइट। अब देखिए फ्लड प्रूफिंग। फ्लड प्रूफिंग जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि मैं इसको आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो मैं आपको डायग्राम से ही डायरेक्टली समझाता हूँ कि फ्लड प्रूफिंग क्या होता है। हमारे घरों में फ्लड प्रूफिंग की जाती है। नीदरलैंड्स, आप जानते हैं नीदरलैंड्स ने किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकूपरेट किया, खुद को रीजनरेट किया। वहाँ पे 1953 की बहुत द ग्रेट फ्लड आया था वहाँ पे, द ग्रेट फ्लड ऑफ 1953, जहाँ पे पूरा का पूरा शहर ढह गया था, पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। और अब उस पर्टिकुलर जगह पर देखा जाए तो वहाँ पर इतना अच्छे से वेल मैनेज तरीके से वहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के फ्लड कुशनिंग, फ्लड प्रूफिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इंडिविजुअल जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ज़रूर से यूट्यूब में सर्च करिएगा, लर्निंग विथ इंटरेक्शंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब में सर्च करिएगा हाउ नीदरलैंड रिकूपरेटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है, या फिर द ग्रेट फ्लड ऑफ नीदरलैंड्स, ऐसा करके यूट्यूब में कीवर्ड सर्च मारिएगा, आपको उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, ज़रा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ फ्लड प्रूफिंग इज, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट एन एम्बैंकमेंट लाइक दिस। मिट्टी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, और उसकी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसकी फिर उसकी वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ प्लास्टिक शीट्स, आजकल तो जियो मेम्ब्रेन्स आ गए हैं, जियो टेक्सटाइल्स हो गए हैं जो वाटर रिपेलेंट भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो प्लास्टिक शीट लगाया, अब मान लो ये यहाँ पे रिवर है, रिवर में पानी का लेवल यहाँ तक भी आ गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके अलावा और भी तरीके हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, जो डोर्स होते हैं ना, डोर्स को वाटर टाइट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक के वाटर टाइट डोर्स होते हैं, इस तरीके का डोर्स होता है। यहाँ पे एक पार्ट होता है ऐसा डोर का जो वाटर टाइट होता है कम्प्लीटली, वहाँ पे एनक्लोजर्स बने रहते हैं ताकि पानी अंदर ना घुसने पाए। जनरली इन घरों को ये लोग जो बनाते हैं, ये थोड़ा ऊपर वाली हाइट पे, इनका जो प्लिंथ लेवल होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है ग्राउंड लेवल से, ताकि फ्लड अगर एक लेवल तक आए तो घर में ना घुसे। विंडोज़ जितनी भी बनाते हैं तो वो हाई विंडोज़ बनाते हैं, ताकि अगर यहाँ पे पानी भर भी जाए तो फिर यहाँ पे पानी अगर मान लो भर भी जाए तो विंडोज़ के ज़रिए घर में ना घुसे। इन सब तरीक़ों को हम कहते हैं फ्लड प्रूफिंग। वाटर टाइट क्लोजर्स, वाटर टाइट, जैसे मान लो कोई एक बिल्डिंग है, उसको कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमने बहुत सारा स्टोर करके रखा है अनाज, यानी कि ग्रेन्स, बहुत सारा ग्रेन स्टोरेज है। अब हम नहीं चाहते कि बाढ़ आए तो भाई वहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी ढह जाए और साथ ही साथ हमारा जो पैदावार है वो भी नष्ट हो जाए, तो वी डोंट वांट दैट। तो इस तरीके के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के अराउंड भी हम इस तरह की फ्लड प्रूफिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लड प्रूफिंग दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। कैसे करते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज ग्राउंड वाटर का? देयर इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक विच इज कॉल्ड एज द प्रोविजन ऑफ चेक डैम्स। द प्रोविजन ऑफ चेक डैम्स। तो वाटर में बी डाइवर्टेड टू वेरियस एरियाज थ्रू कैनाल्स, intake structures और check dams to the areas where ground water table is less। खास करके चेक डैम्स की बात करते हैं। ये एक बून है किसके लिए? जहाँ, उन जगहों के लिए जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी कम हो चुका है, आर्टिफिशियली रिचार्ज करना है, तो हम कुछ कुछ दूरी पे हम छोटे छोटे डैम बनाते हैं जो कोई गेटेड डैम नहीं होते, जिसके ऊपर से सिंपली पानी फ्लो कर जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि ये चेक डैम में क्या होता है। आइए समझते हैं।
चेक डैम में क्या होता है, देखिए कुछ नहीं है, इस तरह का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं चेक डैम। क्या होता है इसमें, एक फ्लो ऐसे जा रहा है, फ्लो ऐसे हो रहा है एक रिवर में हमने क्या किया, एक ब्लॉकेज क्रिएट किया, एक ब्लॉकेज, एक दीवार एक तरीके की खड़ी कर दी, थोड़ी मजबूत है, इसको बनाया जाता है टू विथस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लड्स एंड ऑल, अच्छी खासी मोटी दीवार होती है, इसी को चेक डैम बोलते हैं। चेक डैम बहुत बड़ा स्टोरेज क्रिएट करने के लिए नहीं होता, लेकिन ये मेक श्योर करता है कि इसके अपस्ट्रीम साइड में पानी भरा पड़ा रहे, अपस्ट्रीम साइड में पानी भरा रहे, तो क्या होगा, कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर मेंटेन होगा, तो उस जगह पे पानी की एंट्री ज़्यादा होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके हाथ के ऊपर में 1 मीटर पानी होगा तो आपके हाथ पे लोड आएगा 1 मीटर पानी का प्रेशर आएगा, अगर 2 मीटर पानी होगा तो 2 मीटर का प्रेशर आएगा। तो सॉइल में जितना ज़्यादा प्रेशर पानी का बिल्डअप होकर के आएगा, उतना रिचार्ज सॉइल जल्दी होगा और ज़्यादा होगा और दूर दूर तक के पानी जाएगा। तो ये तरीका होता है चेक डैम्स को बना के, बीच बीच में नदियों के बीच में बना के, थोड़ी थोड़ी दूर में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम का पानी अपस्ट्रीम पे रहे, हेड बना रहे, तो इससे आर्टिफिशियली रिचार्ज होगा हमारा ग्राउंड वाटर, आसपास की वेल्स में भी जाएगा। तो जो यहाँ पे इस एरिया में पानी का टेबल रहेगा, आसपास में वाटर टेबल भी वही हो जाएगा, और वेल वगैरह, कुआं वगैरह जो होगा आसपास में, वो भी रिचार्ज होगा, उसी लेवल पे पानी चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत सारी रिवर्स में किया जाता है, और ये चेक डैम कहलाता है। ठीक, तो ऑल राइट, सो दिस इज चेक डैम। आई विल कम टू अवर प्रेजेंटेशन। ओके, सो चेक डैम्स, और इसको एक और नाम दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, लो हेड डैम, क्योंकि ये पानी को स्टोर करने के लिए नहीं, पानी को स्टोर करने के लिए हमारे मेन डैम्स होते हैं, ये सिर्फ पानी के हेड को बढ़ाने के लिए और रिचार्ज करवाने के लिए होता है, बीच बीच में बनाया जाता है। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। लो हेड डैम्स आर स्मॉल बैरियर्स बिल्ट अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो ऑन द शैलो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फॉर द पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ वाटर, ये भी ये इसका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, सो योर आंसर विल बी चेक डैम्स और लो हेड डैम्स। ऑलराइट, सो ये रहा चेक डैम का एक पिक्चर। ओके, राइट, सो ये स्मॉल डैम्स करते क्या हैं, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, द स्मॉल डैम्स रिटेन एक्सेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग मानसून रेन्स इन अ स्मॉल कैचमेंट एरिया बिहाइंड द स्ट्रक्चर। प्रेशर क्रिएटेड इन द कैचमेंट एरिया हेल्प्स फोर्स द इम्पाउंडेड वाटर इनटू द ग्राउंड। इसके लिए, इससे मेजर एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, द मेजर एनवायरमेंटल बेनिफिट इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नियर बाय ग्राउंड वाटर रिजर्व्स एंड वेल्स। आसपास में जो कुएं हैं, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। लाइट ऑन कर दीजिएगा, लाइट ऑन कर दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of the first chapter. We have just talked about the introduction part. So in these I think 1.5 to 2 hours, कितनी देर हो गया लेक्चर अभी, हाँ, तो 2 घंटे के आसपास का लेक्चर जो भी हुआ है, उसमें हम लोगों ने अभी तक के समझा इरिगेशन में हम लोग करना क्या है हमें, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट लिया इरिगेशन का, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझी। ये टर्म्स हम लोग बार बार जब भी कभी यूज़ करेंगे तो आप रिकॉल करिएगा इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में। अभी हम हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे अभी नहीं आए, लेकिन हाँ, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, जैसे बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन है, उसका डेरिवेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस, अब ये सब धीरे धीरे चीज़ें इंक्लूड होनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।